सो मोमेंट और टॉर्क के बारे में हम लोग ढेर सारी चीजें देख चुके हैं और ये चीजें हम समझ में आ गया है कि टॉर्क अबाउट एन एक्सिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेटिंग ए बॉडी अबाउट दैट एक्सिस। ठीक है ना। तो इसका थोड़ा नेगेटिव साइड को देखेंगे और इनका कन्वर्स में अगर देखेंगे तो हम कहेंगे if a body is at rest, if a body is at rest, then torque produced by all forces acting on the body about any axis is zero। ये चीज को समझने की कोशिश करना। एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला, कोई बॉडी रेस्ट में है मतलब घूम नहीं रहा है। कौन सा एक्सिस में घूम रहा है? नहीं रहा है, किसी भी एक्सिस में घूम नहीं रहा है। सपोज हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक बॉडी कुछ ऐसा शेप का है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। सपोज हम कहेंगे यहाँ पे ऐसा कोई एक फोर्स है F1, इसके ऊपर कुछ ऐसा एक फोर्स आ रहा है F2, चलो मानते हैं कि इसके ऊपर कुछ ऐसा एक फोर्स आ रहा है F3, ऐसे करके ढेर सारे फोर्सेस आ रहे हैं और ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है। मतलब रेस्ट में है मतलब इक्विलिब्रियम में मतलब नेट फोर्स जीरो। वो तो हमें आता है, कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है तो नेट फोर्स तो जीरो है। लेकिन उसके साथ साथ अभी हम एक एक्स्ट्रा फंडामेंटल डेवलप कर रहे हैं, द बॉडी एट रेस्ट मतलब अगर हम कहेंगे बॉडी रेस्ट में है, नेट फोर्स तो जीरो है, सबको मालूम है, लेकिन नेट टॉर्क भी जीरो है। कौन सा एक्सिस में? किसी भी एक्सिस में ले लो, ये सारा फोर्सेस के चलते पॉइंट ए में टॉर्क जीरो है, पॉइंट बी में टॉर्क जीरो है, पॉइंट सी में टॉर्क जीरो है, हर एक्सिस में जीरो है। अगर इनके चलते मान लो कि नेट टॉर्क सी में जीरो होता, बी में जीरो होता, ए में जीरो नहीं होता, तो क्या होता? ये बॉडी अबाउट एक्सिस ए ऐसे घूमने लग जाता। अगर ए में जीरो होता नेट टॉर्क, सी में नेट टॉर्क जीरो होता, बी में नेट टॉर्क जीरो नहीं होता, तो बी पॉइंट में एक्सिस बना के, बी पॉइंट को एक्सिस बना के बॉडी घूमने लग जाता। अगर ए में बी में जीरो होता, सी में जीरो नहीं होता, तो ये बॉडी सी के चारों तरफ घूमने लग जाता, क्योंकि टॉर्क अबाउट सी जीरो नहीं है। अगर ए में जीरो है, बी में जीरो नहीं है, क्या टॉर्क, सी में भी जीरो नहीं है, तो बी में भी घूमेगा, घूमते घूमते वो सी के चारों तरफ भी घूमेगा। आर यू गेटिंग? बी में भी घूम रहा है, देखो ऐसे घूमते घूमते वो क्या करेगा? बी में घूमते घूमते वो सी के चारों तरफ भी घूमेगा, बी में भी घूमेगा। जैसे अर्थ अपनी चारों तरफ स्पिन कर रहा है, सन की चारों तरफ भी घूम रहा है, मतलब द मोशन विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड वन। दिस बॉडी विल रोटेट अबाउट बी एंड साइमल्टेनियसली रोटेट करते करते सी के चारों तरफ भी घूमेगा। लेकिन हम लोग घूमने वाली बात नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं रेस्ट का। रेस्ट में है कोई बॉडी, मतलब टॉर्क अबाउट ए, टॉर्क अबाउट बी, टॉर्क अबाउट सी, डी, ई, एफ, किसी भी पॉइंट में ले लो जीरो होगा। इतना इंटरेस्टिंग है, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, इसके ऊपर जितने सारे फोर्सेस आ रहे हैं वो सारे फोर्स के लिए किसी भी एक्सिस में टॉर्क निकालोगे तो जीरो होगे। लेकिन नेट फोर्स जीरो होगा तो नेट टॉर्क जीरो होगा, कोई जरूरी नहीं है। जैसे मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं कि सपोजिंग हियर इज ए डंडा, I apply a force of 20 Newton here, ठीक है। I apply a force of 1 Newton here, I apply a force of 19 Newton here। क्या नेट फोर्स जीरो नहीं है? नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है। और देखोगे डाउनवर्ड फोर्स 20 है, अपवर्ड फोर्स 19 + 1 20 है, लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं है। अगर इस सारे फोर्सेस के चलते हम इस एक्सिस में कुछ टॉर्क निकालेंगे, नेट टॉर्क इस पॉइंट में निकालेंगे, तो आप देखोगे, या फिर ये पॉइंट में निकालोगे तो आप देखोगे 19 न्यूटन ऐसे घूमने लगा,
20 न्यूटन ऐसे घुमाने लगा, दोनों मिलकर घुमाने लगे हैं, ये 1 न्यूटन का फोर्स नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाएगा। और आप ऐसे भी कह सकते हो, सपोजिंग ये कोई एक बॉडी है और इस बॉडी के बीचों बीच कहीं एक 20 न्यूटन का फोर्स आ रहा है, यहाँ पर अगर 10 न्यूटन का फोर्स आ रहा है, यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स आ रहा है, तो आप देखोगे सिमेट्री में हम लोग धीरे धीरे प्रूफ करेंगे, देख के पता चल रहा है कि ऐसा केस में सिग्मा Fy 0 है और ये बॉडी घूमेगा भी नहीं। सोचो दोनों एंड से आप 10 न्यूटन का फोर्स दियो, बीच में 20 न्यूटन का दियो, हो सकता है संभल के रह जाएगा, है कि नहीं? लेकिन सोचो ये 20 न्यूटन है और ये 10 न्यूटन यहाँ पर देने की बजाय मैं क्या किया हूँ, इस 10 न्यूटन को मैं लाके यहाँ पे दे दिया हूँ। अब भी नेट फोर्स 0 नहीं है, क्या 0 है? क्या बॉडी रेस्ट में रहेगा? देखने से लगता है आपको? नहीं, ये तो घूमने लगेगा। नेट फोर्स 0 होने से नेट टॉर्क 0 होगा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर रेस्ट में है तो नेट फोर्स भी 0 है, नेट टॉर्क भी 0 है। ये चीज आप लोगों को समझ में आना बहुत जरूरी है। नेट फोर्स 0 होने से नेट टॉर्क भी 0 होगा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि ये दोनों फोर्स को मैं इसे पास लगा दिया हूं, दोनों फोर्स को, और मुझे समझ में आया कि ये दोनों फोर्स के चलते नेट फोर्स 0 हो रहा है, 20 न्यूटन नीचे 20 न्यूटन ऊपर की तरफ, लेकिन ये बॉडी रेस्ट में नहीं है। देख के क्लियरली पता चल रहा है कि ये घूमने वाला है कि नहीं? तो नेट फोर्स 0 होगा तो नेट टॉर्क 0 होगा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई बॉडी ऑलरेडी रेस्ट में है, कहा गया है, तो नेट फोर्स मस्ट बी 0, नेट टॉर्क मस्ट बी 0। नेट टॉर्क मस्ट बी 0 मींस अबाउट व्हिच एक्सिस? किसी भी एक्सिस में, अगर किसी भी एक एक्सिस में नेट टॉर्क 0 नहीं है, ये सारा फोर्सेस के चलते ए में 0 है नेट टॉर्क, बी में 0 है नेट टॉर्क, सी में 0 नहीं है, दिस बॉडी विल रोटेट अराउंड सी। अगर ए में 0 है नेट टॉर्क, सी में 0 है नेट टॉर्क, बी में नेट टॉर्क 0 नहीं है, इट विल रोटेट अबाउट बी। लेकिन वो कैसे रोटेट करेगा वो हमारा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। हमारा डिस्कशन का टॉपिक है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो सारा फोर्सेस का टॉर्क किसी भी एक्सिस में नेट टॉर्क निकालेंगे तो 0 होगा। समझ में आ रहा है? सो दैट इज व्हाट इज कोटेड हियर। इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट देन torque produced by all forces acting on the body about any axis is 0। और यहाँ के स्टेटमेंट को थोड़ा और एक्यूरेट बनाने के लिए मैं थोड़ा इसको टॉर्क की जगह लिख लूंगा नेट टॉर्क। नेट टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय ऑल फोर्सेस, नेट टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज 0। क्या मैं ये चीजों को आपको समझा पाया? इज इट अंडरस्टूड? Yes or no? Yes, 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 yes. इसका मतलब हुआ for a body at rest, net force acting on the body must be 0. Net force acting on the body must be 0. Net force acting on the body must be 0. Net torque about any axis, net torque about any axis P is 0. P is any axis, किसी भी एक्सिस में अगर हम नेट टॉर्क निकालेंगे तो ये 0 होगा। स्टेटमेंट को थोड़ा यूज करते हैं कैसे। एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले लेते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, प्लीज समझने की कोशिश करना। देखो हम लोग कितने बड़े बड़े इक्विलिब्रियम की क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सपोज हम कहेंगे ये एक डंडा है, ठीक है, और इस डंडे को क्या दिया गया है? ए बी इज ए मासलेस बार। ये बार को ऐसे 2 थ्रेड से हम सस्पेंड कर दिए। वी हैव सस्पेंडेड इट लाइक दिस। थोड़ा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। अच्छा, ये है ए एंड बी, और चलो मानते हैं कि इस डंडे के ऊपर छोटा सा एक रिंग ऐसे लगा है, ठीक है, छोटा सा एक रिंग ऐसे लगा है, और इस रिंग से हुआ यूं है कि कोई एक मास झूल रहा है, कोई एक ब्लॉक ऑफ मास से 4 kg झूल रहा है। कहां से झूल रहा है? फ्रॉम दिस रिंग, मतलब दिस रिंग से कोई एक ब्लॉक ऐसे झूल रहा है, ये ब्लॉक ऐसे झूल रहा है।
अभी अगर ये ब्लॉक बीचों बीच है, दोनों के बीचों बीच है और इसका वेट कितना है 40 न्यूटन, 4 kg मतलब 40 न्यूटन, तो ये बीचों बीच है, तो आपको ये दोनों थ्रेड में टेंशन फटाफट मालूम चल जाएगा। इसमें कुछ टेंशन होगा TA, इसमें कुछ टेंशन होगा TB। सिमेट्री से पता चल रहा है ये TA TB दोनों बराबर होंगे और हर एक कितने होंगे 20 न्यूटन के। एवरी फोर्स विल बी 20 न्यूटन, यू कुड अंडरस्टैंड, है कि नहीं? अच्छा चलो मैं थोड़ा केस को बदलता हूं। मैं क्या करता हूं, आई कंसिडर ए केस व्हेन दिस ब्लॉक इज नॉट सस्पेंडेड बीचों बीच बिटवीन द A and B। मैं इसको थोड़ा सा इधर को ले आता हूं। ब्लॉक इज सस्पेंडेड हियर। क्या आपको लग रहा है कि अभी दोनों थ्रेड का टेंशन बराबर होगा? मान लो दो आदमी इसको उठा के पकड़ के रखें, क्या दोनों के हाथ में बराबर फोर्स आएगा? नहीं। कौन ज्यादा होगा अब लग रहा है आपको? TA और TB? TA ज्यादा होगा, लेकिन हमें पता ये करना है कि कितना है। ये दिख रहा है कि बॉडी घूम नहीं सकता, बॉडी रेस्ट में है। TA and TB are different and we are interested to know what is the value of TA, what is the value of TB। समझ में आया क्या? अच्छा ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हुआ। चलिए हमें कुछ डायमेंशंस वगैरह भी दिया हुआ है, इसे मान लेंगे कि ये लेंथ है कितना से 1 मीटर और ये लेंथ है कितना से इट इज 3 मीटर, ऐसे दिया है। ठीक, क्या दिया है क्वेश्चन को थोड़ा लिखते हैं। इन फिगर शोन find tensions in threads at A and B. Tension in threads at A and B, given that AB is a light rod। लाइट रॉड मतलब अंधेरे में दिखता है? नहीं, मासलेस। लाइट रॉड का मतलब ये नहीं है कि अंधेरे में दिखेगा, इट इज ए मासलेस रॉड। ठीक है, अब A और B में टेंशन क्या है? यहां पर दिया है कि 4 kg का मास झूल रहा है। मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं, प्लीज आप लोग ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, फिर हम लोग ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, सॉल्यूशन ये दिख रहा है हियर AB इज एट रेस्ट। क्या लग रहा है आपको? AB मूव कर सकता है क्या? दोनों तरफ से बांध दिए तो कैसे मूव करेगा? नहीं मूव कर सकता। अच्छा अब बोलोगे मूव नहीं करेगा, घूम जाएगा, इधर ज्यादा वजन नहीं, घूम जाएगा। अरे नीचे कैसे आएगा? ये अगर नीचे आने की लायक रहेगा तो ये ऊपर जाएगा, तो नीचे आ नहीं सकता, थ्रेड लगा है, इट कैन नॉट स्टे। ना इधर से घूम सकता, ना इधर से घूम सकता। इसको आप कहीं भी 4 kg को झुला दो, ये घूम नहीं सकता, ये रेस्ट में ही रहेगा, क्योंकि दोनों थ्रेड का लेंथ बराबर है और फिक्स्ड है। हाँ, थ्रेड इज एट रेस्ट, तो जैसे AB इज एट रेस्ट, नेट फोर्स इज 0। नेट फोर्स 0 है मतलब सिग्मा Fy भी 0 है, सिग्मा Fx भी 0 है। सिग्मा Fx मतलब फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, कोई फोर्स है क्या? कुछ भी नहीं है। हाँ, Fy 0 है, तो आप क्या कहेंगे? सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज TA plus TB, the upward forces must be equal to downward force। क्या ये चीज सबको समझ में आया? yes। ये सारे चीज तो हम लोग बचपन से जानते हैं। सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0। हाँ, अब TA TB निकालना। सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 से हमें इक्वेशन मिल गया, सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0 करो तो कुछ नहीं मिल रहा है, फिर हमें TA TB निकालना है। क्या करेंगे? Neither you will think कि हाँ there are 3 forces will apply Lami's theorem, लेकिन Lami's theorem में भी तीनों के बीच में कुछ एंगल होना जरूरी था। They have to be concurrent forces। ये forces अभी concurrent नहीं है। डंडा ऐसा है, यहाँ पर TA है, यहाँ पर TB है। I am talking about the free body diagram। यहाँ पे 40 न्यूटन का फोर्स है। क्या हम Lami's theorem लगा सकते हैं? No। सिग्मा Fx सिग्मा Fy लगा सकते हैं? हाँ, खाली सिग्मा Fy लगा सकते हैं। मतलब इतना सारा जानकारी हमारे पास था, उसके बलबूते पर हम TA और TB नहीं निकाल सकते, है कि नहीं? हमारे पास तो वही जानकारी था, सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0, सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0, लेमिस थ्योरम। ना लेमिस थ्योरम लगा सकते हैं, ना सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0 कुछ दे रहा है। हाँ, कैसे कैसे करके कायदे से हमें सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 से कुछ वैल्यू मिल गया, TA TB कैसे निकालेंगे? फाइन,
लेट अस प्रोसीड। थोड़ा ये फिगर को मैं दूसरा पेज में दूसरा ग्रुप में ले लेता हूँ, या फिर चलो ठीक लिख देते हैं उसको, लेट अस प्रोसीड। अब फ्री बॉडी डायग्राम के साथ हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ये था फ्री बॉडी डायग्राम हमारा, ये था टीए और टीबी का फोर्सेस। टीए वाज एक्टिंग हियर, टीबी वाज एक्टिंग हियर, और दिया गया था कि यहाँ पे कहीं से एक 40 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है। और क्या दिया गया था, और दिया गया था कि ये डिस्टेंस 1 मीटर है और ये डिस्टेंस 3 मीटर है, ऐसे दिया गया था। अब ये बॉडी रेस्ट में है, ये सबको दिख रहा है। रेस्ट में का दूसरा एक मतलब भी निकल के आता है, क्या, इसके ऊपर जितने सारे फोर्सेस आ रहे हैं, सारे फोर्स के लिए किसी भी एक्सिस में कुछ भी टॉर्क निकालो 0 होगा। ये सारा फोर्सेस के लिए इस एक्सिस में टॉर्क निकालोगे, इसके लिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके दोनों को जोड़ दोगे तो नेट टॉर्क क्या होगा, 0। अगर 0 नहीं होता तो ये डंडा इसके चारों तरफ घूमता, ये घूम नहीं रहा, नेट टॉर्क 0 है। खाली इस पॉइंट में नहीं, इस पॉइंट में 0 है, इस पॉइंट में 0 है, इस पॉइंट में 0 है, इधर से 0 है, इधर से 0 है, इधर से किसी भी पॉइंट में ले लो, किसी भी पॉइंट में नेट टॉर्क 0 है कि नहीं? दैट इज इंटरेस्टिंग। किसी भी पॉइंट में इन द यूनिवर्स द नेट टॉर्क इज 0। अच्छा, ये बात है। तो चलो एक काम करते हैं, मैं अभी इसको 2 अलग अलग तरीके से करूंगा, फिर आपको बताना है। तो पहले मैं अपना गधास मेथड अप्लाई करता हूं, जिसमें ज्यादा दिमाग जिनका नहीं है वो लोग अप्लाई करते हैं फास्ट बट लेंथी मेथड, जिसको आप लोग नहीं करोगे। मैं क्या करता हूं, ए बी है, इस पॉइंट को नाम दे दिया सी। एज द बॉडी इज एट रेस्ट, नेट टॉर्क अबाउट सी 0 होगा। सी क्या, ए में भी 0 है, बी में भी 0 है, हर एक में 0 है, मैं सी में ले लिया 0 है। समझ में आया क्या? नेट टॉर्क अबाउट सी 0 है। नेट टॉर्क अबाउट सी 0 है का मतलब हुआ सी में जितना क्लॉकवाइज टॉर्क हो रहा है उतना ही एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हो रहा है। नहीं, सी पॉइंट में ये 3 फोर्स में से कौन सा फोर्स कुछ भी टॉर्क नहीं बनाएगा अबाउट पॉइंट सी? कौन सा फोर्स? 40 न्यूटन, बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू। 40 न्यूटन का लाइन ऑफ एक्शन सी से जा रहा है, सी पे कोई टॉर्क नहीं बनाएगा। अच्छा, तो ये तो गया काम से। रह गए टीए टीबी, दोनों में से कोई एक होगा जो क्लॉकवाइज टॉर्क बना रहा होगा, कोई एक होगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बना रहा होगा। नेट टॉर्क अबाउट सी का 0 है का मतलब हुआ द क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? लिखना मना है, समझना है। क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। सी में क्लॉकवाइज टॉर्क कौन बना रहा है? टीए और टीबी तो 2 ही फोर्स है। 40 न्यूटन के लिए टॉर्क 0 है। टीए सी में कैसे टॉर्क बनाने की कोशिश करा? ऐसे ऐसे घुमाने की कोशिश करा। देखो ये डंडा है, ये सी है, यहाँ पर टीए है, ये टीए क्या कर रहा है? ये टीए इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, और ये जो टीबी ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, है कि नहीं? तो टीए के चलते जो टॉर्क बन रहा है वो कितना है? आपको हो गया टीए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन 1 मस्ट बी इक्वल टू टीबी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन 3। तो टीए इज इक्वल टू 3TB। समझ में आया क्या? टीए इज इक्वल टू 3TB आया। और पहले से हमें कुछ मालूम था इनके बारे में। क्या मालूम था? टीए प्लस टीबी इज 40, है ना? पुटिंग इन इक्वेशन 1 टीए प्लस टीबी इज इक्वल टू 40, हम टी की जगह 3TB डाल देते हैं। 3TB प्लस टीबी, समझ में आ रहा है क्या? 3TB प्लस टीबी इज इक्वल टू 40, मतलब टीबी कितना है? टीबी 10 न्यूटन है ना? और टीबी अगर मिल गया, टीए प्लस टीबी 40 न्यूटन है, तो फिर टीए तो हमें मिलना है। कितना मिलेगा? टीए, टीबी 40 न्यूटन है, टीए इज 30 न्यूटन। तो ये हुआ एक मेथड जिसमें टी और टीबी हम निकाल दिए। हमारा जो पुराना इतना सारा नॉलेज था फ्री बॉडी डायग्राम एनालिसिस करने का, वो किसी भी काम में नहीं आया। वी हैव टू गो फॉर नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0। कोई सेकंड एस्केप नहीं है, नहीं कि टॉर्क बिना निकाले कुछ करो, नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। समझ में आया क्या? तो ये हो गया टी और टीबी निकालने की तरीका। आई वॉन्ट टू गो फॉर ए डिफरेंट मेथड। इसमें हम किए क्या? पहले टीए निकाले, टीए प्लस टीबी का एक इक्वेशन निकाले, फिर टीबी का दूसरा इक्वेशन निकाले। ये दोनों इक्वेशन को मिला के सॉल्व किए,
टीए और टीबी निकाले। क्या हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं? लेट अस थिंक, क्या हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं? आई विल कॉपी दिस क्वेश्चन अगेन, थोड़ा इंटेलिजेंटली डील करेंगे तो डायरेक्टली निकल जाएगा। कॉपी 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 हो गया ये। चलिए हाँ, तो आई वॉन्ट टू गो फॉर द सेकेंड मेथड। थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, इतना लंबा नहीं करना था। सेकेंड मेथड में, सेकेंड मेथड मैं जानता हूं कि बॉडी रेस्ट में है, किसी भी एक्सिस में टॉर्क 0 है। चलो मैं क्या करता हूं, एक्सिस ले लेता हूं ए में। What will be the torque produced by TA? Zero. Line of action of TA is passing through A. The torque produced by TA will be 0. बाकी ये दोनों बनाएंगे, इन दोनों का नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। तो जो हमारा इक्वेशन बनेगा, हाउ मेनी अननोन्स विल बी देयर? ओनली टीबी। ये तो नोन है, एक ही बार में टीबी मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो हम कहेंगे सेकंड मेथड में, फॉर बॉडी एट रेस्ट सिग्मा और नेट टॉर्क अबाउट ए इज ऑल्सो 0। नेट टॉर्क अबाउट ए इज ऑल्सो 0। तो इसका मतलब हुआ क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अबाउट ए। यहाँ पे जब ए में हम टॉर्क निकाल रहे हैं, टीए के लिए कोई टॉर्क नहीं निकलेगा, टीबी के लिए निकलेगा, टीबी के लिए निकलेगा और 40 न्यूटन के लिए निकलेगा। क्लॉकवाइज टॉर्क कौन बनाएगा? टीबी और 40 न्यूटन। 40 न्यूटन विल मेक ए क्लॉकवाइज टॉर्क। कितना? 40 into 1। ये ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, टीबी है, ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। दैट इज इक्वल टू टीबी इनटू हाउ मच इज द डिस्टेंस? 4। क्या सीधे सीधे हमें मिल गया? टीबी इज इक्वल टू 10 न्यूटन। हाउ है ये सीधे सीधे मिल गया, टीबी इक्वल 10 न्यूटन। अगर हमें टीए निकालना होता तो हम क्या करते? कौन सा एक्सिस पे लेते? तो एक बार में टीए निकल जाता, बी में ले लेते। बी को रखते ही नहीं इक्वेशन में हम लोग। दो अननोन होने से इक्वेशन दो ठो की जरूरत पड़ता है। अगर किसी की इक्वेशन में एक ही अननोन है तो डायरेक्टली इसका वैल्यू निकल जाएगा, है कि नहीं? तो अगर हमें पूछा गया फिगर में, बताओ व्हाट इज टीए, टीबी नहीं पूछा गया, तो व्हाट विल डू? यू विल फाइंड टॉर्क अबाउट व्हिच एक्सिस? बी में। बी में टॉर्क निकालेंगे तो टीबी के लिए टॉर्क 0 हो जाएगा। बचेगा टॉर्क किसके लिए? 40 न्यूटन के लिए एंड ए के लिए। 40 न्यूटन के लिए होगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बी में, जबकि टीए के लिए होगा क्लॉकवाइज टॉर्क। दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है, डायरेक्टली आपको टीए का वैल्यू मिल जाएगा। अरे वेटिंग, समझ में आ रहा ना? Yes. अगर हमें पूछा गया है फाइंड टीए, ठीक है, सिमिलरली मैं थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा से फिर से बताता हूँ। यहाँ पे कुछ लोगों का इंटरेस्ट है जानने में कि कैसे, थोड़ा दोबारा बता दीजिए सर, बहुत जोर से बता रहे हैं सर, इतना जोर से बताने से हमारे सर पे भी टॉर्क आ रहा है, सर घूम रहा है। अच्छा ठीक है, धीरे धीरे, सर को नहीं घुमाना है आपका, ठीक है। अगर हमें टीए निकालना है, टू फाइंड टीए निकालेंगे तो हम ऐसा करना चाहते हैं कि हमारा इक्वेशन में टीबी नहीं रहेगा, टीबी के लिए कोई टॉर्क नहीं रहेगा, टीबी के लिए कौन सा पॉइंट में कुछ भी टॉर्क नहीं बनेगा अबाउट पॉइंट बी, तो हम कहेंगे नेट टॉर्क अबाउट बी इज इक्वल टू 0, है ना। नेट टॉर्क अबाउट डी इज इक्वल टू 0, मतलब आपको होगी क्लॉकवाइज टॉर्क अबाउट बी मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अच्छा, बी में क्लॉकवाइज टॉर्क कौन बना रहा है? देखो तो 40 न्यूटन, टी इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है। नोट इज द फिगर, ये था आपका टीए ऐसे, ये था आपका टीबी के चलते बी में कोई टॉर्क नहीं हो रहा है। यहाँ पे 40 न्यूटन, हम लोग बात कर रहे हैं नेट टॉर्क अबाउट बी 40 न्यूटन ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, टीए ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो क्लॉकवाइज टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय टीए। कितना होगा? टीए इनटू ये पूरा का पूरा डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है? 4 मीटर। दैट मस्ट बी इक्वल टू 40 इनटू ये डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर। समझ में आया क्या?
है ना। तो इससे पता चल गया TA कितना है, देखो तो 30 न्यूटन। आया कि नहीं आया समझ में, है ना। जैसे जैसे आप लोग कोशिश करोगे आपका आइडिया और क्लियर हो जाएगा। जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव अंडरस्टूड, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर मी। हम एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको सॉल्व करना है। ये कोई एक बार है, ये बार का नाम A है, ये B है, और यहां से कोई दो चीज जुड़ रहे हैं 1 मीटर दूरी पे। यहाँ पे दिया 40 न्यूटन, और यहाँ पे दिया एक फोर्स जो कि 60 न्यूटन। ऐसे करके दो फोर्स दिए हुए हैं, और क्या दिया यहाँ पे लगा है एक थ्रेड, यहाँ पे लगा है दूसरा थ्रेड, और ये A है, ये B है, और ये सबका जो आपका डिस्टेंसेस दिया हुआ, ये दिया है 1 मीटर, ये दिया है 1 मीटर, ये दिया है 1 मीटर। ठीक है, पूछा है फाइंड द फोर्सेस और टेंशंस इन द थ्रेड्स A and B। थोड़ा फिगर को मैं और बढ़िया से बना देता हूं सो दैट यू विल फील कंफर्टेबल। तो मैं फिगर में ये बनाया, यहाँ पे दे दिया 4 kg का ब्लॉक, और यहां पे दे दिया 6 kg का ब्लॉक। इन फिगर shown AB is a massless rod. Find tensions TA and TB. Tension TA and TB. Tensions TA and TB. I hope you understand the question. क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आप इसको ट्राई करोगे? मुझे TA निकालना है, TB निकालना है, ठीक है? प्लीज ट्राई नाउ। Let us see the solution of this. आप लोग सारे सही आंसर बताए हो, जो लोग नहीं बताए उनके लिए पहले हम देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस बॉडी। AB is a body जिसका फ्री बॉडी डायग्राम पता करना है। TA is the force here, TB is the force here. Here is a force of 14 Newton, here is a force of 60 Newton, and all these distances are 1 meter, 1 meter, 1 meter. A, B, C, D. मतलब हमें यहाँ पर मालूम है कि AC is equal to CD is equal to DB, DB is equal to 1 meter. ये हमें दिया गया है, जानकारी हमारे पास है। इस जानकारी को यूज करते हुए TA निकालना है। बॉडी इज एट रेस्ट, मुझे TA चाहिए, तो एज द बॉडी एट रेस्ट क्या लिखेंगे? एज द बॉडी इज एट रेस्ट। एक चीज तो समझ में आ रहा है, सिग्मा FY मस्ट बी 0, मतलब TA मतलब TA प्लस TB। ये बहुत आसान इक्वेशन है, इसको लिखने में किसी को भी दिक्कत नहीं होता है। TA प्लस TB मस्ट बी 40 प्लस 60, है कि नहीं? सिग्मा FY इज इक्वल टू 0 इज 100 न्यूटन। TA प्लस TB इज 100 न्यूटन। हमें TB पता करना है, TA पता करना है। टू फाइंड TA, नेट टॉर्क टाउ नेट अबाउट B मस्ट बी 0। क्या खाली B में 0? नहीं, C में भी 0 है, D में भी 0 है, A में भी 0 है, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है। नेट टॉर्क अबाउट B 0 है, नेट टॉर्क अबाउट B 0 है, मतलब B में जो क्लॉकवाइज टॉर्क हो रहा है, B में जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हो रहा है, दोनों बराबर होना जरूरी है। B में कौन क्लॉकवाइज टॉर्क बना रहा है अबाउट B? क्या TB के चलते कोई टॉर्क B में बन रहा है? नहीं बन रहा है। TB के चलते B में कोई टॉर्क नहीं बन रहा है। हाँ, TA के लिए कुछ टॉर्क बन रहा है, इसके लिए बन रहा है, इसके लिए बन रहा है। क्लॉकवाइज टॉर्क कौन बना रहा है? B पॉइंट में। B पॉइंट में इस बॉडी को ऐसे घुमाने की कोशिश कौन कर रहे हैं? इस पॉइंट को, इस पॉइंट में ये बॉडी को ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है। ये 60 न्यूटन, 40 न्यूटन भी तो ऐसे ही घुमा रहा है, लेकिन ये TA कुछ ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है।
है नहीं? तो क्लॉकवाइज टॉर्क कौन बना रहा है? TA, मतलब TA इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टॉर्क, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यहाँ पे, यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 मीटर, दैट मस्ट बी इक्वल टू 40 न्यूटन। ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, कितना टॉर्क बना रहा है? 40 इंटू 2 प्लस 60 न्यूटन के चलते कितना टॉर्क बन रहा है? 60 इंटू 1। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? तो ये हो गया कितना? yes TA is coming out to be 80 plus 60 is 140 by 3 न्यूटन। तो पता चल गया TA is 140 by 3 न्यूटन। अच्छा, तो फिर TB कितना होगा? अरे भाई दोनों मिलके 100 होते हैं, तो TB कितना होगा? 100 माइनस TA, दैट इज 200 by 3। सॉरी गड़बड़ हो गया। कितना आ रहा है ये? 100 माइनस TA हो गया 300 माइनस 140 is 200, 300 minus it is 60, 160 by 3 न्यूटन। क्या आपको समझ में आ रहा है? T और TB हमें मिल गया है ना? कितना इंटरेस्टिंग मेथड। आपके पास इक्विलिब्रियम थ्री बॉडी डायग्राम को सॉल्व करके इक्विलिब्रियम एनालिसिस का ढेर सारे मेथड पहले से थे, लेकिन वो सारे मेथड काम में आएंगे क्या TA TB निकालने में? नहीं आएंगे। You cannot make use of sigma fx is equal to 0 because there is no force along x-axis. You cannot make use of Lami's theorem because there are 4 forces. And Lami's theorem तो 2 कांस्टेंट था, the forces must be concurrent and they must maximum 3 forces। 3 से ज्यादा होने से लामी बाबा का दिमाग घूम जाता था, है कि नहीं? हमारे पास अभी देखो 4 फोर्सेस, 4 क्या और भी कुछ झुला दो तब भी हम कर लेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलिए मैं आपको एक नया क्वेश्चन देता हूं। सी दिस क्वेश्चन, हियर इज ए बार AB, यूनिफॉर्म बार है जिसका मास m है। अच्छा, फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड। ये बार का एक एंड को वाल के साथ बांध दिया गया, हिंज कर दिया गया, दूसरे एंड को कोई रस्सी से बांध दिए, थ्रेड से बांध दिए। पूछा व्हाट इज द टेंशन इन द थ्रेड। देखो थ्रेड कैसे रखा है, थ्रेड इज हॉरिजॉन्टल बिकॉज़ ये वाल के साथ 90 डिग्री कर रहा है। टेंशन इन द थ्रेड पूछा गया है। ओ ये बात है, तो चलो शुरू करते हैं ना, थोड़ा देखते हैं इसको कि ये क्या कर रहा है हमारा। इसमें ये जो बार है, ये बार का एक कॉपी ले लेते हैं। ये अरे नहीं, क्या डिजाइन बन गया? ठीक है, दूसरा बना लेते हैं। लेट मी मेक अनदर वन। ये बार का थ्री बॉडी डायग्राम करना चाहते हैं, ये है बार, इसका थ्री बॉडी डायग्राम करना चाहते हैं। बार को थोड़ा घुमा के रखो, ये ऐसे था बार। ये बार का थ्री बॉडी डायग्राम है, हम बार का थ्री बॉडी डायग्राम देखना चाहते हैं। चलिए देखते हैं हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बार। एक तो हुआ उसका वेट जो कि बीच में आ रहा होगा, और एक तो हुआ थ्रेड का टेंशन जो कि कुछ ऐसा हुआ होगा, है नहीं? तीसरा हुआ यहाँ का कनेक्टिंग फोर्स, जहां जहां पर कांटेक्ट में है वहां वहां पर फोर्स होता है। यहाँ पर कुछ फोर्स है, अगर वो 3 फोर्स को हम कंसीडर करेंगे, देयर आर ओनली 3 फोर्सेस कीपिंग द बॉडी इन इक्विलिब्रियम। व्हेन 3 फोर्सेस आर कीपिंग अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम, दे हैव टू बी either पैरेलल और कंकरेंट। अब पढ़े थे, है कि नहीं? कंकरेंट मतलब यहाँ पे जो तीसरा फोर्स आ रहा है, ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स तीनों कंकरेंट होंगे, मतलब ये और ये जहां पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इसको भी उस पॉइंट से जाना है। हाँ सर, बहुत डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है, छोड़िए उसको, छोड़िए, वो पहले बताया था। ठीक है, अभी मजा नहीं आ रहा, चलो ठीक है, उसको भूल जाते हैं। यहाँ पर क्या फोर्स आ रहा है हमें मालूम नहीं है, किधर को आ रहा है हमें मालूम नहीं है, लेकिन मालूम है कि एक फोर्स आ रहा है, इसलिए मैं टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, डायरेक्शन किधर को मालूम नहीं, लेकिन कुछ फोर्स तो है, कुछ फोर्स तो है। ये पॉइंट का नाम है A, ये पॉइंट का नाम है B, हमें T निकालना है। तो क्या कहेंगे? कहेंगे कि सॉल्यूशन एज AB is at rest। किसी भी पॉइंट में टॉर्क निकालो 0 होगा। क्या कोई मेरा मदद करेगा? कौन सा पॉइंट में टॉर्क निकालने से हमें T पता चल जाएगा और हमें कोई दिक्कत नहीं होगा? कौन सा पॉइंट में टॉर्क निकालने से? A में निकाल दो,
ए में निकाल दो। ये फोर्स हमें मालूम नहीं है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड मालूम नहीं है, डायरेक्शन मालूम नहीं है, किसी भी दूसरे पॉइंट में निकालेंगे ये टांग रहेगा। चलो इसी पे ही मोमेंट निकाल लेते हैं। चलो ये कुछ भी हो, इसका इफेक्ट तो जीरो हो गया, है कि नहीं? तो हम कहेंगे एज ए बी एट रेस्ट नेट टॉर्क अबाउट ए मस्ट बी जीरो। दैट मींस द क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अच्छा ये बात है, तो ठीक है। क्लॉकवाइज टॉर्क ए में कौन बना रहा है? ये जो mg है वो तो ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, और ये जो ta है वो तो ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है अबाउट ए। क्लॉकवाइज टॉर्क कौन बना रहा है? mg बना रहा है। और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन बना रहा है? t बना रहा है। अच्छा ठीक है, तो निकालते हैं mg का टॉर्क ड्यू टू mg कितना होगा? mg इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mg। थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे दिया नहीं है इसका लेंथ क्या है। लेट अस अस्यूम द लेंथ इज l। दिया नहीं है क्वेश्चन में, l इज नॉट गिवन। लेट अस अस्यूम द लेंथ इज l। ठीक है, तो लिखेंगे लेंथ अगर ये हो गया, लेंथ अगर l हो गया, थोड़ा मैं स्पेस बनाता हूं क्योंकि सारा चीज को लिखना है, मुझे जगह नहीं हो रहा है यहाँ पर। अच्छा ये हाँ, तो mg के चलते क्या टॉर्क होगा? टॉर्क का क्या फॉर्मूला था? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां से इस लाइन का डिस्टेंस है कि नहीं? यहां से इस लाइन का डिस्टेंस को हम कहेंगे दिस मल्टीप्लाइड टू mg विल गिव यू द टॉर्क, है कि नहीं? अच्छा दूसरा क्या हुआ? अगर हम कहेंगे t यहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ t। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ t पता चल गया, तो t के लिए जब हम टॉर्क निकालेंगे हम क्या करेंगे? हम देखेंगे t इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ t। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में दिया हुआ ये एंगल थीटा है, तो और भी आसान हो गया। दिया है कि एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। कोई बताएगा ये लेंथ कितना होगा? ये है l/2। लुक एट दिस ट्रायंगल, ये C पॉइंट ले लो, AC इज l/2। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही है। क्या समझ में आ रहा है? AC इज l/2। हमें AC नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। ये कितना होगा? l/2 sin थीटा। देख लो p/h है। अगर आप कहोगे मैं इसको न्यूमेरिकल भी वैल्यूज लिख दूंगा, चलो ये लेंथ को कहेंगे थोड़ा सा इसको a को ढंग से सजा के रखते हैं, ये इधर आके बहुत कंफ्यूज करवा रहा है। ठीक है, चलो मानते हैं कि ये लेंथ l1 है और ये लेंथ कितना है? l2 है। क्या आप बता सकते हो? mg इंटू l1 इज इक्वल टू mg इंटू l1 इक्वल टू मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन बना रहा है? t। कितना? t इंटू l2। बस l1 l2 मिल जाए, हमारा काम निकल जाएगा। l1 l2 आप निकाल सकते हो ना, ये पूरा चीज l है भाई, तो l2 कितना है? l2 कितना है? l2 इज नथिंग बट l cos थीटा। देखो ये एंगल थीटा है, ये भी l है, ये l cos थीटा है ना? l2 इज l cos थीटा, तो हम कहेंगे हियर l2 इज l cos थीटा। और l1 कितना है? थोड़ा देखो तो ये l/2 है, ये एंगल थीटा है, ये लेंथ करते तो l/2 cos थीटा होता। ये परपेंडिकुलर है थीटा का सामने वाला साइड, परपेंडिकुलर है तो होगा l/2 sin थीटा। ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा डायग्राम करने से आपको समझ में आ जाएगा। क्या चीजें सबको समझ में आया? जिसमें ये सब डाटा नहीं दिया गया था, अपनी मन से सारा चीज को अस्यूम कर लिया, इन टर्म्स ऑफ एल करके निकाल दिया, जबकि हमें एल दिया नहीं गया है, मतलब हमारे आंसर में एल नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो वैल्यू डाल देते हैं। L1 क्या था? l/2 sin थीटा। L2 कितना था? इट वाज l cos थीटा। अरे ये l तो हमें मालूम नहीं था और दोनों तरफ कैंसिल हो गया, l कैंसिल हो गया, है ना? अच्छा कैंसिल हो गया, हमें तो t चाहिए ना, t को रखो, बाकी सबको इधर फेंको, cos थीटा को इधर फेंक दो, क्या हो जाएगा?
mg/2 तो था ही, sin थीटा बाई cos थीटा इज। क्या सबको समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? सो t इक्वल टू mg/2 tan थीटा। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? है कि नहीं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? डिफिकल्ट नहीं है, यूजिंग दिस टॉर्क यू कैन फाइंड आउट ऑल दिस थिंग्स। देख लीजिए बढ़िया से, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा बताएंगे। क्या ये स्टेटमेंट सबको समझ में आ रहा है? हाँ, वेरी गुड। तो चले आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलिए। एक बार बता दीजिए। एक बार फिर से बता देंगे। तुमको मेरा वॉइस सुरीला लग रहा है कि ये चीज समझ में नहीं आया? नहीं सर, आप इतना अच्छा बता देंगे, दोबारा बोलिए ना, अच्छा लगता है। समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया। अच्छा, जब आपको समझ में नहीं आया तब मैं फिर से बताता हूं। पहले क्या आपको ये फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आया? ये फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा दूसरा तरीके से कर लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। आपकी अनुरोध पे इस फ्री बॉडी डायग्राम को फिर से समझाता हूं, कुछ लोगों को तकलीफ हो गया समझने में। देखिए, हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि बॉडी रेस्ट में है तो उसका बॉडी के ऊपर जितने सारे फोर्स आ रहे हैं सारे का नेट टॉर्क किसी भी एक्सिस में 0 होगा। और ये है कि टॉर्क निकालने के लिए हमें देखना पड़ता है कि व्हाट इज द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय mg अबाउट दिस एक्सिस एंड व्हाट इज द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय टेंशन अबाउट दिस एक्सिस, क्योंकि F के लिए कोई टॉर्क नहीं बनेगा। अगर हम इस पॉइंट को A मानते हैं, इस पॉइंट को B मानते हैं, आई एम रिपीटिंग द फिगर अगेन, ये एंगल थीटा है, ये लेंथ कितना है? ये लेंथ है L/2 और ये लेंथ कितना है? पूरा लेंथ है L, ठीक है ना? तो क्या बोल रहे थे? नेट टॉर्क किसी भी एक्सिस में 0 होगा। हम A में लिए, A में क्यों लिए? A में नहीं लिए होते, किसी भी दूसरे पॉइंट में लिए होते, ये फोर्स के लिए कुछ टॉर्क बन जाता। ना हमें फोर्स मालूम है ना उसका डायरेक्शन मालूम है। कर सकते हैं डायरेक्शन मालूम, लेकिन अभी तो मालूम नहीं है, पूछा भी नहीं है, तो क्यों इसके पीछे दिमाग फोड़े अपना, है ना? तो हम A में नेट टॉर्क 0 कर रहे हैं। A में नेट टॉर्क 0 कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? A में जितना क्लॉकवाइज टॉर्क हो रहा है उतना ही एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हो रहा होगा। A में क्लॉकवाइज टॉर्क कौन बना रहा है भैया? A में क्लॉकवाइज टॉर्क mg बना रहा है, तो कितना कहेंगे इसको? mg into this distance। Now look at this triangle। ये ट्रायंगल को देखिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये ट्रायंगल को देखिए, ये L/2 है, ये लेंथ थीटा है। I call this is L1, ठीक है। I call this is L2। चलिए, अगर ये बात है तो पहले इन फिगर शोन ऐसे लिखते हैं, इन फिगर शोन। देखो तो L1/L/2 और ये पॉइंट को नाम P दे दो ना, ये पॉइंट को नाम Q दे दो, ये पॉइंट को नाम C दे दो। इन फिगर शोन इन APC ट्रायंगल, APC ट्रायंगल में आप कहोगे L1 is perpendicular and this is hypotenuse by AC। L1/AC is equal to sin theta और L1 is AC sin theta। AC sin theta मतलब AC कितना है भाई? L/2 sin theta। क्या बात समझ में आया? इन ABQ ट्रायंगल क्या बता सकते हो? व्हाट इज L2? L2 ये थीटा है तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। L2/AB is base by hypotenuse is cos theta और L2 is L cos theta। Now net torque about A is equal to 0, मतलब क्लॉकवाइज जितना टॉर्क बनेगा A में, एंटी क्लॉकवाइज उतना ही टॉर्क बनेगा। क्लॉकवाइज टॉर्क कौन बना रहा है? F। नहीं, तो इधर से पास कर रहा है। When the line of action of a force passes through the axis, torque produced by that force about that axis is 0। तो F तो गायब हो गया, T के लिए बन गया। T के लिए क्लॉकवाइज बन रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज? T ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, ओ एंटी क्लॉकवाइज है, तो कितना होगा? T into ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ T, दैट इज L2। mg के चलते क्या होगा? mg into L1, mg के चलते होगा
mg इंटू L1। अब L1 आपको मालूम है, L2 आपको मालूम है, दोनों का वैल्यू डालो, मिलेगा T का वैल्यू mg/2 tan थीटा। क्या ये चीजें समझ में आया? यस सर। यस। Now let us see this question। आपको सिर्फ दिमाग लगाना है, कोई पेन पेपर नॉट अलाउड, सोच के आंसर बताना है। ये कोई दो सिमिलर बार है, ये बार जैसा है, ये भी वैसे ही है। दोनों बार को हम वॉल के साथ ऐसे हिंज करके बाय मींस ऑफ ए थ्रेड झुला के रखें, लेकिन आप देख लो कि एक केस में थ्रेड इज हॉरिजॉन्टल दैट इज परपेंडिकुलर टू द वॉल, दूसरे केस में थ्रेड इज मेकिंग 90 डिग्री विद द बार एंड इट्स गोइंग लाइक दिस। इन फिगर शोन both the bars are or the bars are similar। ये both the bar का क्या मतलब होता है? The bars are similar। In which case tension in thread is more। कौन सा केस में थ्रेड में टेंशन ज्यादा होगा? सोचना है कौन सा केस में थ्रेड में टेंशन ज्यादा होगा, सोचना है, सोच के बताना है। दिया है दोनों केस, कहो इसको केस ए, ये हो गया केस बी। थोड़ा दिमाग पर जोर लगाओ, पक्का बता दोगे, विदाउट एनी कैलकुलेशन आपको बताना है। कुछ लोग बोल रहे हैं केस बी, कुछ लोग बोल रहे हैं केस ए। चलिए यू चार्ट बॉक्स में आप दीजिए ए और बी, फटाफट देखते हैं। देखो आप लोग काफी मेहनत किए हो, हमें पता करना है कि कौन सा केस में टेंशन ज्यादा है, इस केस में कि इस केस में। बार्स आर सिमिलर, तो आप कहोगे इस केस में भी mg ऐसे ही एक्ट कर रहा होगा और इस केस में भी mg ऐसे ही एक्ट कर रहा होगा। दोनों ही केस में mg ऐसे ही एक्ट कर रहे होंगे। क्या इस केस में व्हाट इज द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय mg अबाउट a? टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय mg अबाउट a जो भी है, इस केस में टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय mg अबाउट a इज सेम। तो मैं कैसे स्टार्ट कर रहा हूं सॉल्यूशन। In each case torque produced by mg about a is same। अच्छा, तो आप क्या कहोगे? केस ए में टॉर्क ऑफ mg इज इक्वल टू mg अबाउट a। हाँ, केस ए में हम अगर कहेंगे नेट टॉर्क अबाउट a इज 0, नेट टॉर्क अबाउट a इज 0, नेट टॉर्क a में 0 है, मतलब ये हुआ नेट टॉर्क अबाउट a 0 हुआ, मतलब टॉर्क ऑफ mg मस्ट बी इक्वल टू टॉर्क ऑफ m1, टॉर्क ऑफ t1 के लिए कितना टॉर्क बनेगा भाई? t1 के लिए क्या टॉर्क बनेगा? t1 इंटू l। अगर ये लेंथ l है, दिया तो नहीं है, हम अस्यूम कर लेते हैं t1 l cos थीटा, ये लेंथ है t1 l cos थीटा। l cos थीटा लिखो, या इस पॉइंट को चलो हम कोई नाम दे देते हैं p, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं q। चलो सोचते हैं l cos थीटा क्यों लिखेंगे? I will say it is t1 into perpendicular distance of line of action ap, है ना? ठीक है। केस बी में नेट टॉर्क अबाउट a, केस a था स्मॉल a था, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। केस a था स्मॉल a, ये b था स्मॉल b। टॉर्क नेट टॉर्क अबाउट a इस केस में भी 0 है, इस केस में भी 0 लेंगे क्योंकि बॉडी रेस्ट में है, मतलब
torque of mg must be equal to T2 into अगर इस पॉइंट को हम कुछ P Q इसको B दे देते हैं, नाम B देते हैं, रॉड B है, AB, तो क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ AB, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ T2, लाइन ऑफ एक्शन तो ऐसा है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये लेंथ है, ये लेंथ कितना है? AB है। ना दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, T1 into AP is equal to this, T2 into AB is equal to this। इससे क्या पता चला? पता चला T1 into AP is equal to T2 into AB। अब देखो तो T1 ज्यादा है कि T2 ज्यादा है? AP ज्यादा है कि AB ज्यादा है? AP तो L cos थीटा है ना, और AB क्या है? AB is L। L ज्यादा है कि L cos थीटा ज्यादा है? Cos theta is always less than 1, it's a fraction, है कि नहीं? L cos theta is always less than L। ये फिगर में this length is L, this length is L का कुछ हिस्सा L cos theta, obviously AP is less than AB। आपको दिख रहा है ये ट्रायंगल में AP is less than AB, AP is less than AB, मतलब कौन ज्यादा है? AP छोटा है तो T1 बड़ा है, टेंशन T1 is greater than टेंशन T2। तो आंसर क्या हो गया? सही आंसर केस ए। समझ में आया क्या? केस ए में आपका टेंशन ज्यादा है, केस बी में टेंशन कम है, ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, केस ए में टेंशन ज्यादा है, केस बी में टेंशन कम है। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।